दोस्तों, हमारे आज के BITV 91.2 के पहले स्लॉट में हमारे साथ में 4 स्पीकर हैं, जिनमें सबसे पहले मिस्टर जिग्नेश दावलिया हैं, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो की जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में हमें गहराई से, जी हां, गहराई से जानकारी देने वाले हैं। मिस्टर जिग्नेश दावलिया एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मुंबई के कांदिवली इलाके से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को चलाते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए सुनते हैं रिलायंस जियो की कामयाबी की कहानी जिग्नेश दावलिया की जुबानी। इक्कीसवीं सदी में इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ऑक्सीजन होने वाला था, वो मोबाइल डेटा होने वाला था। आपको सबको पता होगा, एक जमाने में हम मोबाइल डेटा यूज करने के लिए बहुत इतराते थे, क्योंकि मोबाइल की कंपनीज मोबाइल डेटा का चार्जेस बहुत ज्यादा लगाती थी। तो मुकेश अंबानी अपने मोटा भाई एक भयंकर बिजनेस प्लान लेके आए और ऑल ऑफ सडन वो इंडस्ट्री के गेम चेंजर बन गए। इंडस्ट्री के गेम चेंजर बन गए। उनकी क्या बिजनेस स्टोरी थी, क्या बिजनेस प्लान्स थे, वो आज हम समझने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप अगर ये समझ गए तो आपके बिजनेस में भी बहुत सारा चेंजेस आ सकता है, आपके बिजनेस में भी बहुत सारा ग्रोथ आ सकता है और आप भी एक भयंकर ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ बाहर आ सकते हैं। मुकेश अंबानी 2016 में ये बिजनेस प्लान को लेके आए और आज अगर हम देखते हैं तो 387.5 बिलियन सब्सक्राइबर उनके साथ है। 2016 में मेजोरिटी सेक्टर जाइंट कंपनी इंटरनल अपना फाइट करती थी, प्राइस वॉर करती थी। वो प्राइस वॉर कहां पे करती थी? तो वो प्राइस वॉर मेजोरिटी वॉइस कॉल के लिए करती थी, जहां पे एक कंपनी ने ऑफर किया ₹1 प्रति मिनट, तो दूसरी कंपनी का दूसरे दिन प्लान लॉन्च होता था 90 पैसा प्रति मिनट, तीसरी कंपनी का तीसरे दिन प्लान लॉन्च होता था 50 पैसा पर मिनट, 25 पैसा पर मिनट या 15 पैसा पर मिनट। सो ऐसा कांस्टेंट बेसिस पे प्राइस वॉर चल रहा था और बहुत सारी कंपनी ये नहीं सोच पा रही थी कि ये मार्केट का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और मार्केट का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और वो लोग इंटरनली प्राइस वॉर कर रहे थे और डेटा के लिए बहुत ज्यादा चार्जेस कर रहे थे। और किसी को भी, हमको भी अगर एक सॉन्ग भी डाउनलोड करना है तो हमको 2 बार 3 बार सोचना पड़ता था, या रात को में हैप्पी आवर्स हुआ करता था तभी वो सॉन्ग को डाउनलोड कर पाते थे, क्योंकि डेटा के चार्जेस बहुत हाई हुआ करते थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो का प्लेटफॉर्म, यानी कि जियो का टेलीकॉम, यानी कि जियो का सिम कार्ड लॉन्च कर दिया। वहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया, जैसे ही एंट्री मारते, कि अगर आप हमारा सिम कार्ड बाय करते हो तो आपको 6 महीने तक लगातार कोई भी पेमेंट नहीं करना है। 6 महीने तक आपको वॉइस कॉल फ्री, 6 महीने तक आपको डेटा भी फ्री। तो लोगों ने क्या किया कि सेकंड सिम कार्ड लेना चालू कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी एंट्री के टाइम पे थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन लेने पे मजबूर किया जावे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ाया जावे और वो प्राइस वॉर जहाँ पे कांस्टेंट बेसिस पे वॉइस कॉल पे चल रहा था, वो वॉइस कॉल पे खत्म होके सिर्फ डेटा पे आ गया। सो वहां पे हम अगर देखेंगे तो सेक्टर की सबसे बड़ी जाइंट कंपनी थी, वोडाफोन थी, आइडिया थी, एयरटेल थी। जियो ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद अ स्ट्रेटजी टू एक्वायर मोर एंड मोर यूजर, विच मीन्स जियो वांट्स टू प्ले अ वॉल्यूम गेम। यानी पे यहाँ पे अगर हम हमारे बिजनेस में देखें तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अगर एक्वायर करते हैं, वॉल्यूम गेम पे खेलते हैं, तो हमारा बिजनेस का ग्रोथ स्टार्ट होना चालू हो सकता है। और दूसरा वहां पे ये था कि जैसे ही उन्होंने ये नया दौर चालू किया तो बाकी सब टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी किक स्टार्ट करना पड़ा और फोर्सफुली उनको भी वो प्राइस वॉर पे खेलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन क्या कर सकते थे दूसरी टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि वो लोगों के पास था 2G और 3G टेक्नोलॉजी, जहां पे रिलायंस ने एंटर किया 4G टेक्नोलॉजी के साथ, जो
तकरीबन 10 टाइम्स एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी 2G और 3G से बेटर थी। अभी इतना बड़ा कुछ भी जाइंट चालू करने के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। यहाँ पे दो टाइप का इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत मेजर लगता है। पहला तो फिक्स कैपिटल लगता है और दूसरा रिकरिंग कैपिटल लगता है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल एक बार लगा दिया तो रिकरिंग कैपिटल, नंबर ऑफ यूजर्स अगर बढ़ना चालू हो गए तो रिकरिंग कैपिटल जो लगता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो लगता है वो डे बाय डे कम होता जाता है। तो मुकेश अंबानी ने एंटर होते ही 2,50,000 करोड़ रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। हाँ जी, आप सुनने में कोई गलती नहीं कर रहे, 2,50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट कर दिया। जहां पे इंडस्ट्री जाइंट अगर हम बात करें वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये तीन का टोटल इन्वेस्टमेंट जो 2G और 3G टेक्नोलॉजी पे था उससे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मोटा भाई ने रिलायंस जियो में कर दिया। और इनिशियल लेवल पे ही उसने लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट किया। हाँ जी, लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी यानी कि उन्होंने लोगों को फ्री डेटा देना चालू कर दिया और लोगों को फ्री वॉइस कॉल 6-6 महीने तक देना चालू कर दिया। मेरे को याद है एक आधार कार्ड पे 8 सिम कार्ड फ्री देते थे और उसका एक्टिवाइजेशन टाइम था वो टाइम पे 24 आवर्स। फिर उन्होंने बहुत सारा काम किया उसके ऊपर और एक्टिवाइजेशन टाइम को भी इम्प्रूव करके 15 मिनट्स में कर दिया। यानी उन्होंने आफ्टर सेल्स सर्विस का स्पीड को भी काफी लगातार बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई नया इंडस्ट्री मार्केट में एंटर होता है जहाँ पे ऑलरेडी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे भी कंपटीशन को हम निकाल के एक ऐसा मार्केट खड़ा कर सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं मोनोपोली मार्केट। यानी यहाँ पे बोलते हैं कि एक जगह पे कट थ्रोट कंपटीशन है वॉइस कॉल में, लगातार कंपनी अपने प्राइस पे खेल रही है, वॉर कर रही है। वहां पे मोटा भाई आते हैं, एंटर होते हैं डेटा मार्केट के साथ और 6 महीने तक फ्री डेटा, 6 महीने तक फ्री वॉइस कॉल। सो लोगों ने लगातार वो आइडिया को बाय किया उनके और लगातार उनके साथ जुटे रहे। फिर जैसे ही आगे आगे बढ़ते गए तो उनको ये पता था कि एंडोमेंट इफेक्ट काफी होने वाला है। एंडोमेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक बार अगर आपको कुछ भी चीज का आदत लग जाता है तो वो आदत यानी वो पैराडाइम में हम घुस जाते हैं तो वो आदत को छोड़ना या चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट किया। अभी लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी सर्विसेज या मेरा कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने में अगर मेरे को 100 रुपीज लग रहे हैं तो मार्केट में लोग उसको 120, 150, 200 रुपीज में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को अगर 100 रुपीज लग रहा है तो मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 80 में, 50 में, तो जिसको हम बोलते हैं लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे क्या फायदा होता है कि मैं अगर लोग मार्केट में बाहर 150 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ पे मैं 50 रुपये में बेच रहा हूँ, तो लोग क्या करते हैं मेरे साथ जुड़ना लगातार चालू कर देते हैं और मेरा कस्टमर बेस जो है लगातार बढ़ते जाता है। और जब भी मेरे को हिट करना है मार्केट में, रेवेन्यू जनरेट करना है एक बार कस्टमर एक्वायर करने के बाद, तो मैं इजीली रेवेन्यू को जनरेट कर सकता हूँ। ये टाइप की स्ट्रेटेजी ज्यादातर कभी काम आती है जब भी हमको वॉल्यूम गेम खेलना है। वॉल्यूम गेम खेलने के लिए ये टाइप की स्ट्रेटेजी बहुत फैंटास्टिक होती है। यहाँ पे क्या हम समझते हैं कि वही प्रोड्यूसर कामयाब होता है जो सिर्फ अपने रोकड़े के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो टाइप के प्रोड्यूसर कामयाब होते हैं जो कस्टमर के बारे में, मार्केट के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में भी सोचते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस ने ऐसा क्या किया, लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी किया तो ऐसा क्या कर दिया, उसका प्रॉफिट भी बनना चालू हो गया। आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में तो रिलायंस एवरी क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो आज हम अगर देख लेते हैं तो रिलायंस के 378 मिलियन यूजर ऑलरेडी बन चुके हैं। जनवरी 2020 का रिपोर्ट है, वहां पे हम देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करोगे तो पर यूजर रिलायंस की मिनिमम इनकम 128 रुपीज 0.40 उसकी पर यूजर इनकम है।
यानी हम उसको कैलकुलेट करें 378 मिलियन यूजर इंटू 128.40 तो तकरीबन 5,000 करोड़ का पर मंथ रेवेन्यू रिलायंस जियो जनरेट करता है। सो 5,000 करोड़ का अगर रिलायंस जियो पर मंथ रेवेन्यू जनरेट करता है तो सालाना उसका रेवेन्यू 60,000 करोड़ रुपया होता है। अभी आप रिसेंटली देख लो कि लॉकडाउन के पीरियड में एक ब्रेकिंग न्यूज आया था। क्या ब्रेकिंग न्यूज था आपको मालूम है? ब्रेकिंग न्यूज ये था कि मार्क जकरबर्ग ने रिलायंस जियो के साथ टाई अप किया, उनका 9.99% स्टेक लिया जो तकरीबन वैल्यू में $5.7 बिलियन का था। 5.7 बिलियन डॉलर का था। वहां पे they will bring together JioMart and e-commerce business that venture between the Jio and Reliance Retail and national largest retail chain with a WhatsApp, a Facebook-owned company, and they reach out the Facebook and WhatsApp दोनों मिलके आज Facebook के पास 350 मिलियन यूजर है एंड WhatsApp के पास 400 मिलियन इंडियन यूजर है, जहां पे रिलायंस को काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों को बेनिफिट है। मोदी गवर्नमेंट का विजन है डिजिटल इंडिया का, वहां पे मुकेश अंबानी ने वो विजन को साथ में लेके मार्क जकरबर्ग के साथ टाई अप कर लिया है। मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी का मिल के vision है together our company will accelerate Indian economy to empower you, enable you and enrich you। WhatsApp यहाँ पे काफी 2 साल से पेमेंट गेटवे के ऊपर काम कर रहा था ऑलरेडी, लेकिन कुछ ना कुछ लीगल टेक्निकल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से WhatsApp यहाँ पे कोई ना कोई हर्डल में था और उनका जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट वहां पे स्टॉप हो गया था। सो वहां पे उनको clear entry मिल गया। So they got the clear entry into the Indian largest mobile network company। This deal means Facebook long pending formal entry into the Indian telecom sector, but also capitalize into the place amongst the biggest investor into the Indian technology market। यहाँ पे मुकेश भाई ने बहुत अच्छा काम किया कि फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन टेलीकॉम मार्केट में इनवाइट किया और इनवाइट करते ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी वो लेके आए। ये तो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे ये लोग ई कॉमर्स चालू करने वाले, ई कॉमर्स चालू करके व्हाट्सएप के थ्रू आप डिफरेंट लोकेशन से, लोकल करियाने से, लोकल ग्रोसरी शॉप से आप आपका ऑर्डर कर पाओगे और फ्री होम डिलीवरी मिलेगा। इससे रिलायंस जियो को क्या फायदा होगा? सो रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म से ये सारा ऑर्डर होगा तो धीरे धीरे आपको भी रिलायंस जियो का नेटवर्क यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ यूजर भी बढ़ते रहेंगे और उनको वहां पे फायदा हो गया। अभी रिलायंस जियो इतना बड़ा लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी विथ 387 मिलियन, यहाँ पे रुका नहीं। रिलायंस ने अपना रिलायंस टीवी लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, रिलायंस सिनेमा लॉन्च कर दिया है, रिलायंस ने रिलायंस पे लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, रिलायंस ने ऑलरेडी सावन कंपनी को टेक ओवर करके जियो सावन लॉन्च कर दिया है और अभी और रिलायंस का नया बहुत कुछ आने का बाकी है। सो काफी अच्छा बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं हमारे बिजनेस में? हम भी ऐसा कुछ डिफरेंट सोच सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, लेकिन ऐसी सोच आएगी कहाँ से? तो ऐसी सोच नॉर्मली क्या करते हैं हम? एवरीडे हमारा रोज का रूटीन जो होता है, तो 95% रूटीन हम एवरीडे फॉलो अप करते हैं और 5% हार्डली हम कुछ नया सोच पाते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास बहुत सारा समय है सोचने के लिए। नॉर्मली मेरे गुरु बोलते हैं कि लाइफ में 3 दिन होना बहुत जरूरी है। पहला दिन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री डे, दूसरा दिन होता है जिसको हम बोलते हैं बफर डे और तीसरा दिन होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस डे। फ्री डे का मतलब क्या होता है कि लगातार हम कुछ नई आइडिया के बारे में सोचे, हम आइसोलेशन में चले जाए और कुछ आइडिया के बारे में सोचे, बिजनेस के बारे में सोचे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्रॉस सेलिंग कर सकता हूँ,
जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस जियो को लाया, रिलायंस जियो के बाद जियो सावन आ गया। सो नया कुछ ना कुछ, जियो टीवी आ गया, जियो सिनेमा आ गया। सो नया कुछ ना कुछ आ रहा है। तो मैं मेरे बिजनेस में क्या क्रॉस सेलिंग कर सकता हूँ? सो फ्री डे उसके लिए होता है कि मैं मेरे बिजनेस के बारे में सोचूं। बफर डे यानी कि मैं ऐसा एक्टिविटी करूं जो बफर एक्टिविटी है, जो लगातार मेरे को करना पड़ता है। सो उसका एक डेडिकेटेड डे। और फोकस डे जिसको हम बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्ट को पिच करने के लिए मेरे को फोकस डे को यूज करना है, सेल्स को पिच करने के लिए फोकस डे को यूज करना है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेरे को फोकस डे को यूज करना है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, ऐसा सब आप करते रहिए और नया सीखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो टेलीकॉम नामक कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी में उसने लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और इस लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी से 378 मिलियन यूजर्स बना दिए।